हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है नीट के लिए 2024 का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसने बोला है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी विच इज नॉट, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज दिए, बोला इसमें से 3 प्रॉपर्टी तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, एक नहीं है। वो कौन सी नहीं है इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो मैं हर बार करता हूं कि स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा गाइडेंस देता हूं कैसे वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सके, तो उसको भी जरा सुन लीजिएगा। हर बार देता हूं, हर वीडियो में देता हूं, कारण यही है कि अच्छी चीज हमेशा बोलती रहनी चाहिए और सुनते रहना चाहिए। ठीक, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं कैसे रहते हैं, जैसे सपोज ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो एक तो आपका वेव ये होगा, दूसरा मतलब इसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ऐसा नहीं है। और जो दूसरे तरह का वेव होता है मतलब उसमें ऐसे रहेगा, ये है ना। मतलब क्या है, एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है सपोज x, ये आपका वर्टिकल है y, और ये जो तीसरा डायरेक्शन है z। मतलब कैसा है, देखिए वेव जा रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट हो रहा है वर्टिकल, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वैसे वाइब्रेट हो रहा है। तो ये z वाला हो गया, सपोज ये x हो गया और ये y हो गया। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट वो लोग प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है, प्रोपोगेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y एक्सिस है तो y और x एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, उसी तरीके से z और x एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब कोई वेव्स अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। आई होप आपको पता है द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, इसका फायदा जानते हैं ना क्या है, हमको जो सन से जो लाइट और हीट क्यों आ पाती है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स है, डोंट रिक्वायर मीडियम। हमको वहां से स्पेस में से आवाज नहीं आती, लेकिन लाइट और हीट आती है बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर का प्रॉपर्टी है। और आइडेंटिफाई कैसे करने का, परपेंडिकुलर। तो ये ना बोला है ट्रांसवर्स, तो ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी है लेकिन बोलता है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो है भाई, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे अभी इसकी मैं बात करता हूं। ये लोग ने दिया ना स्पीड का फॉर्मूला दिया 1/μ0√ε0। भाई तभी आपको मालूम है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली फ्री स्पेस में बोलना चाहिए हम लोग को, फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब ना वैक्यूम या एयर। आप जानते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये फॉर्मूला मालूम है, ठीक है ना। अब देखिए ये म्यू नॉट क्या, व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिज्म, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है। इसका फॉर वैल्यू भी होता है ना 4π × 10⁻⁷ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी। और ये कहाँ यूज होता है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक, ओके, अपना तो दोनों बना है ना, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी यूज होता है, मैग्नेटिक परमिटिविटी, इसका भी ये वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। अगर आप इसको इसमें डालेंगे, हाँ, 1/√4π × 10⁻⁷ × 8.85 × 10⁻12। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आप करके देख लीजिए, आपको आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू विल गेट दिस आंसर। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज राइट, लेकिन हमको पूछा है विच इज नॉट राइट।
तो दिस इज नॉट आवर आंसर, दिस इज ये प्रॉपर्टी है लेकिन हमारा आंसर नहीं है ना। अब दो बचे हैं बी और डी। चलिए अभी एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी मतलब अभी जैसे ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है ना उसको इंटेंसिटी बोलो या एनर्जी स्टोर्ड बोलो पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी ना उसको कोई लोग आई से यूज करते हैं, कोई लोग यू से भी यूज करते हैं। इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड यू बी, इट इज हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, मतलब ये एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये एनर्जी आई कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई इतना इतना, और दोनों देखा गया कि दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल है। तो बोलता है कि इट इज इक्वल, यस इट इज इक्वल, मतलब ये प्रॉपर्टी है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऐसा है कि जो जो प्रॉपर्टी थी पहले मैंने उसी पे डिस्कस कर दिया, इसका मतलब है आंसर बी है कि ये प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बोलता है बी आंसर? ये बोलता है कि ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलता है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं ना, बनते हैं, कैसे बनते हैं? वो चार्जेस जो लोग मूव करते विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप जानते हैं इसमें एक वर्ड रॉन्ग, इसमें एक वर्ड की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इस वर्ड की वजह से। मैक्सवेल ने इसके बारे में बहुत सबसे पहले अगर किसी इंसान ने बोला था तो मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने क्या बोला? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनते हैं ना, ये लोग का जो बनना है जनरेशन जो भी, इट इज बिकॉज ऑफ ऑसिलेटिंग चार्जेस, एक्सेलरेटिंग चार्जेस। ऑसिलेटिंग बोलो कि एक्सेलरेटिंग, क्योंकि जो ऑसिलेट करता है उसमें भी एक्सेलरेशन तो होता ही है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो बोला है कि चार्जेस जो एक्सेलरेटेड है या ऑसिलेटिंग है ना, उसी से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड वाले चार्जेस से तो नहीं बन सकता। तो जो ऑसिलेटिंग चार्जेस, वो चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, अब ऑसिलेट करते हैं ना तो उसमें से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट करेंगे तो पहले उसमें से सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, उससे बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बनाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। भाई मैंने तुझे बना, तू मुझे बना, मैं तुझे बना, और इस तरह से बनते 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 वो आगे चलते रहते हैं। तो ये आंसर राइट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस इतना याद रखना, ये आंसर, ये आंसर। सो दैट्स योर क्वेश्चन, दिस योर प्रॉब्लम फ्रॉम योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं आ जाता हूँ हमारे टॉपिक पे, हाउ टू स्टडी फॉर योर नीट एग्जाम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना जरूरी है। चार चीज़ें हैं मैं जो बोलता हूँ, चार चीज़ें। पहला चीज़ आपको करना है, फॉर्मूला आपको बनाना है। बनाइए फॉर्मूला बुक, अपने हाथों से लिखिए, कहीं से कॉपी मत करिए, किसी बुक से मत करिए, हेल्प लीजिए, लेकिन लिखिए खुद, हर एक टर्म खुद समझिए ना, आपको खुद समझना है। एग्जाम में आपको जब लिखना है तो आपके पास फॉर्मूला बुक याद रहेगा, हाँ ये टर्म का मतलब ये होता है। किसी और से लिखेंगे उसका क्या समझेंगे, बहुत सारी चीज़ नहीं समझ में आती है। हमको बोल रहे क्या टर्म समझा, ऑलमोस्ट सेम ही हो, काफ़ी कुछ सेम रहेगा, फिर भी अपने यहाँ लिखना अलग ही रहता है, याद रखिए, ठीक। तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें ना, फॉर्मूला बुक साथ में देखने का, और घर जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बुक को साथ में रखने का, टर्न करते रहने का, साल 2 साल इसे करने का। और दूसरा, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला बुक देखेंगे, बिल्कुल वही आपका सब कुछ है, एक दिन पहले के लिए सब कुछ वही है। दूसरा काम क्या करिए, अच्छा सा 2 रेफरेंस बुक लीजिए। अब क्या करेंगे, जब भी आपका टीचर ने एक टॉपिक सिखा दिया, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, आप अपना रेफरेंस बुक निकालिए, शुरू हो जाइए प्रैक्टिस, फॉर्मूला बुक सामने, चालू। और प्रैक्टिस का भी एक सिस्टम रखिए, कैसे मालूम है कि फर्स्ट टाइम जब आप करिए तो नॉर्मली करिए, लेकिन सेकंड टाइम जब आप प्रैक्टिस करें दूसरे बुक से रैंडम करिए, अलग अलग। क्यों? एग्जाम में रैंडम आता है, लाइन से तो आता नहीं, कुछ भी आता है, कुछ भी उठाने का, कहीं से ग्रेविटेशन उठ लिया, मैग्नेटिज्म उठा लिया, वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई भी जो अपना हो चुका है उसमें से उठाने का। और टीचर के भरोसे मत रहने का, मैं हर बार अपने वीडियो बोलता हूँ, जो MCQ सॉल्व करना है ना, वो एक स्किल है, स्किल, ठीक।
उसके 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, उसमें टाइम जाता है और वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट में अगर वो टैलेंट है तो डेवलप होएगा, नहीं है तो नहीं डेवलप होगा, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो। इसलिए टीचर के भरोसे नहीं। टीचर अच्छा किस में होना चाहिए, कंसेप्ट सिखाने में होना चाहिए, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहिए। लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना स्टूडेंट को करना है, डाउट होते जाने का टीचर के पास। तीसरा पीवाईक्यू जो मैं कर रहा हूँ देखने का पीवाईक्यू बहुत फायदेमंद रहेगा। ट्रेंड मालूम पड़ता है, अपने को समझ में आया कि हम लोग जो प्रैक्टिस करें तो मुझे आ रहा है कि नहीं, जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख के वो समझ में आता है ना। देखने का मैं वीडियो तो देखिए मेरे चैनल पे, आप देखिए कितना है सब, सी नीट का है, सीईटी का है, जो आपको देखना है देख सकते हैं आप, आपको आइडिया आएगा ना, बहुत फायदा होता है इससे। और चौथा सबसे बहुत इम्पोर्टेंट, टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट 2 तरह के होने चाहिए हफ्ते में, हर हफ्ते में। एक तो क्या है, पूरे वीक में आपने जो भी पीसीबी किया ना, पीसीबी का जितना भी टॉपिक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस, उसका आपको एक टेस्ट होना चाहिए आपका। और दूसरा टेस्ट होना चाहिए जो स्टार्टिंग से अभी तक आपने जितने भी पीसीबी कर लिए ना, उसका कंबाइन एक टेस्ट होना चाहिए। तो पीछे का भूलना भी नहीं है और वीकली का भी चलते रहना चाहिए टेस्ट। ये 2 टेस्ट हर वीक होना चाहिए। बड़े क्लास में ऐप होता है, उनका कस्टमाइज टेस्ट होता है, आपके क्लास में आप देखें क्या है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन जेन्युइन देखने का, वो कोई फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ जाने का, उसमें ध्यान रखने का। ठीक है, ये करिए और फिर देखिए क्या आता है। फिर आप मुझे कमेंट में कभी डालिएगा किसी समय कि सर आपने जो एडवाइस दिया था बहुत फायदेमंद था। तो बस ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा, आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत